इसमें प्रॉफिट हम कितना बना सकते, कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए जिससे कि मेरा प्रॉफिट बना रहे? मान लीजिए चार्जर जो है 4 घंटे चल रहे हैं, उस 4 घंटे में पर डे की निकाल लूंगा 2400 रुपए बन गए मेरे। अगर हम मंथली जाएंगे 72,000 रुपए बन गए। कोई बिजनेस में इसमें रिस्क है? इस बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क यही रहता है कि अब ईवी चार्जिंग स्टेशन अगर मुझे खोलना है तो मैं कहाँ से चालू करूँ? अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए मैं देखूंगा कि 2 चीजें, एक तो कहाँ मेरा पैसा कम लग रहा है और कहाँ मैं इजीली स्टार्ट कर पा रहा हूँ। अगर मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या अभी सही समय है या थोड़ा रुकना चाहिए? दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। मोहित, मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा है रिसेंटली ऑन ईवी स्टेशंस का, चार्जिंग स्टेशंस का, और बहुत लोगों ने बोला कि यार इस बिज़नेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे आने वाले टाइम में। कुछ लोगों ने बोला कि कॉस्ट ज़्यादा है ना। तो मुझे लगा कि एक ऐसा डिस्कशन करते हैं जिनको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है ना। तो ईवी स्टेशंस का, चार्जिंग स्टेशन का आपके हिसाब से क्या डिमांड बढ़ रहा है और आगे आने वाले टाइम में इसका क्या स्कोप है? पहले वहाँ से चालू करना चाहूँगा। करेक्ट। सो डिमांड अगर समझनी है, आई थिंक हमें कुछ नंबर्स पे फोकस करना चाहिए। अभी ऑल ओवर इंडिया 27,000 से 28,000 समथिंग हमारे पास ईवी चार्जिंग पॉइंट्स है, चार्जर्स हैं जो हैं 27,000 से 28,000। अब अगर हमें समझना हो कि ये नंबर कितना छोटा है, तो जितने ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे रोड पे हैं आज के टाइम पे, तो हर लगभग 250 इलेक्ट्रिक व्हीकल पे एक ईवी चार्जर है हमारे पास। टू बी मोर प्रिसाइज 235 इलेक्ट्रिक व्हीकल पे एक चार्जर है हमारे पास जी। और अगर हम इसे कंपेयर करें चाइना से, चाइना के पास 2.5 ईवीज पे एक चार्जर है। यूएस की बात करेंगे तो 33 ईवीज पे है, एंड अगर हम ग्लोबल एवरेज निकाले तो वो 7.5 है। सो ऑल ओवर वर्ल्ड 7.5 ईवीज पे एक चार्जर हमारे पास है। बट इंडिया में ये नंबर 235 जा रहा है, लगभग 250 जा रहा है। तो इससे समझ आ रहा है कि डिमांड तो अभी है। मतलब अगर हम अभी बोले कि हम जैसे बात करते हैं कि इन फ्यूचर ईवीज बढ़ेंगे, बट अगर हम मान के चल रहे हैं अभी जो नंबर है तो उसी नंबर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बहुत कम ईवीज है। तो डिमांड तो है, ये तो साफ यहाँ पे पता चल रहा है। और रही बात फ्यूचर की, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने खुद बोला है 2030 तक 30% पेनिट्रेशन होनी चाहिए ईवीज की। 30% पेनिट्रेशन का मतलब ये है यहाँ पे कि जितनी भी ईवीज सेल हो रही हैं एक साल के अंदर या जितने भी टाइम के अंदर, उसमें 30% ईवी सेल होगी। लाइक 10 में से 3 जो भी गाड़ी हैं वो ईवी होनी चाहिए, ये उनका कहना है। अब ऐसा बहुत लोग कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, बस उन्होंने बोल दिया है, होने वाला कुछ नहीं है। बट ये बात बोली गई थी 2021 में, ये बात बोली गई थी। उस टाइम पे पेनिट्रेशन जो था ये 0.8% था, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। उस टाइम पे ये बात कही गई थी जब ईवीज बिक ही नहीं रही थी। एंड आज 2026 है, अभी ये पेनिट्रेशन बढ़ के 8.3% हो चुका है। तो हम देख पा रहे हैं कि ग्रोथ तो है। लास्ट ईयर 7.5 था, लास्ट ईयर से ही ग्रोथ है। तो हम मे भी हो सकता है 2030 तक 30% का पेनिट्रेशन ना हो पाए, बट हम कुछ क्लोज तो आ पाएंगे, एंड हो जाए 30% तो और बढ़िया है। तो इसका मतलब यही है कि डिमांड अभी है एंड इन फ्यूचर भी ये बढ़ने वाली है, बिकॉज गवर्नमेंट अगर इस पे फोकस कर रही है तो वो चीज बढ़ेगी और ईवीज बढ़ेगी तो हमें चार्जर्स की नीड होगी ही होगी। ठीक है, ठीक है। मोहित, मैंने भी पढ़ा था, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में नई पॉलिसी आई है, ईवी पॉलिसी, आपने भी पढ़ी होगी कि शायद 2028 के बाद, इफ आई एम नॉट करेक्ट, 2028 के बाद 2 व्हीलर्स को रजिस्टर नहीं करा जाएगा अगर ईवी नहीं है तो वो। तो डेफिनेटली कुछ चीजें गवर्नमेंट कर रही है कि ईवी को प्रमोट कर रही है, पुश कर रही है वगैरह वगैरह। लेकिन ना इसमें एक क्वेश्चन जो मुझे समझ में नहीं आता, आई थिंक वो बेसिस है अपने पूरे डिस्कशन का और ईवी बिजनेसेस का, चार्जिंग स्टेशन बिजनेस का, वो ये है कि इंडिया में अगर मैं एक ईवी ले लेता हूँ और अपने घर पे चार्ज कर लेता हूँ उसको, ठीक है, उसकी एक कॉस्ट होगी, करेक्ट, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उसकी कॉस्ट कितनी होगी, आप ही बताना मुझे। और एक अगर मैं उसको बाहर चार्ज कराने लेके जाता हूँ, ठीक है, तो उसकी कितनी कॉस्ट है? क्योंकि अगर वो कॉस्ट बाहर चार्ज कराने पे कम है या मतलब ऑलमोस्ट बराबर है, तो एक इंडियन कंज्यूमर बाहर लेके जाएगा, वरना वो क्या करेगा ना, घर ही में ही चार्ज कर लेगा।
ठीक तो है। इस कॉस्ट का कुछ आपके पास डेटा है? जब हम घर पे चार्ज करते हैं एक गाड़ी को, हमें समझना होगा कि हम कब कर पा रहे हैं। लाइक मेरे पास अगर मान लीजिए टाटा नेक्सॉन है, टाटा नेक्सॉन अगर मेरे पास है तो मैं रात में उसको चार्ज में लगा दूंगा। मैंने दिन भर चलाई अपनी कार, रात में मैंने चार्ज करने के लिए लगा दी, एंड सुबह मैं वापस से अपने काम पे चला गया, सुबह तक वो चार्ज हुई आराम से। तो क्योंकि ये बहुत टाइम ले रही है चार्ज होने में, हम घर की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। घर की इलेक्ट्रिसिटी होती है एसी, यहाँ पे दो टाइप के करंट आ जाते हैं, एसी और डीसी। एसी बहुत स्लोली चार्ज करती है गाड़ी को। ओके। तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रात में मैंने कार लगाई, सुबह तक चार्ज हो रही है, कोई इशू नहीं है। घर की बिजली कितने में मिल जाती है? 5 रुपए यूनिट पे मिल जाती है, 6 रुपए पे मिल जाती है। दिल्ली में तो और सस्ती है, इतने रुपए में मिल जाती है। टाटा नेक्सॉन को फुल चार्ज होने में अराउंड 40 यूनिट लगता होगा। 40 इंटू अगर हम 50 भी कर लें तो 200 यूनिट में हमारी पूरी चार्ज हो गई एक गाड़ी। लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं, वही जब हम चार्जेस देखते हैं तो वो 18 यूनिट, 19 यूनिट, 20 रुपए यूनिट पे हो रहा होता है, जो कि लगभग हम मान के चल रहे हैं 3.5 या 4 गुना ज्यादा हो गया। फिर भी लोग चार्ज करवा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि लाइक अगर मैं जा रहा हूँ कहीं दूर, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं हाईवे पे पास हूँ, वहां मैं 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे नहीं वेट कर सकता जैसे मैं अपने घर पे वेट कर सकता हूँ। वहां मुझे, जैसा मैंने कहा, दो टाइप के होते हैं चार्जर्स, एसी और डीसी। वहां मेरे डीसी चार्जर्स यूज होते हैं। डीसी चार्जर्स आधे घंटे में आपकी गाड़ी को चार्ज कर देंगे, राइट। लेकिन क्योंकि वो बहुत फास्ट चार्ज कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पावर ले रहे हैं, और पावर ज्यादा ले रहे हैं, इस वजह से उसकी भी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। ओके, सो जो कॉस्ट बढ़ रही है वो हाँ, मुझे वो कन्वीनियंस दे रही है, कन्वीनियंस कि भाई मैं टाइम बचा लिया मैंने। करेक्ट। ठीक है, समझा मैं बिल्कुल। तो ठीक है, तो अगर इस आर्ग्यूमेंट को लें तो डेफिनेटली जैसे जैसे ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ईवी चार्जिंग आउटसाइड होम वो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि रेंज की एक लिमिटेशन होती है, आप कितना ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, और ठीक है, माना कि हर कोई बाहर नहीं चार्ज करेगा, कुछ लोग घर पे भी चार्ज करेंगे, बाहर भी चार्ज करेंगे, लेकिन अगर पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, अब फिर इसकी डिस्कशन हम करते हैं कि अब ईवी चार्जिंग स्टेशन अगर मुझे खोलना है तो मैं कहाँ से चालू करूँ, पहली बात। और इसमें क्या मैं फ्रेंचाइज मॉडल में जाऊं पहले, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज फ्रेंचाइज मॉडल दे रही है, या मैं खुद का अपना एक चार्जिंग स्टेशन लगाऊं? तो दोनों में से कौन सा मॉडल मैं? देखिए, अगर हम कॉस्टिंग पे जाएं कि अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मैं देखूंगा कि दो चीजें, एक तो कहाँ मेरा पैसा कम लग रहा है और कहाँ मैं इजीली स्टार्ट कर पा रहा हूँ। तो अगर हम कॉस्टिंग वाइज जाएं तो एक फ्रेंचाइजी कॉस्टली पड़ती है, बिकॉज वो आपको अगेन बहुत ईजी है। फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ईजी है। अगर मैं खुद का, लेकिन अगर ईवी चार्जिंग स्टेशन पूरा स्टार्ट करने जाऊं या फिर एक सिंगल चार्जर भी लगा रहा हूं, मुझे बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ेंगे। मुझे जो हम डिस्कॉम से बिजली खरीदते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, उसके लिए भी एक अलग से चीजें ऐड ऑन हो जाती है, जिसमें मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, थोड़ी सी बिजली सस्ते में मिल जाती है। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, डिफिकल्टीज होंगी। अगर मैं पर्सनल लेवल पे जाके बोलूंगा भाई डिस्कॉम को कि ऐसा ऐसा है, मैं अपना ईवी का चार्जर लगा रहा हूँ और मुझे इतने कॉस्टिंग पे चाहिए, ये मुझे पता है गवर्नमेंट ने बोला हुआ है इतने पे मुझे मिल जाएगी, वो बोले कि हाँ मिल जाएगी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिक्कतें होंगी, आपको पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। आप चार्जर लगाने जाओगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ पे आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे, टेक्नीशियन को बुलाओगे, बहुत चीज़ें होंगी। अगर आप हो इतना कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो बेस्ट है, बहुत सस्ते में आप बिजनेस स्टार्ट कर लोगे अपना, वो परफेक्ट हो गया आपके लिए, वो परफेक्ट हो गया। बट एक नॉर्मल पर्सन है, उसको इसकी नॉलेज नहीं होगी एंड बहुत डिफिकल्ट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। उस केस में आपको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। फ्रेंचाइजी में ये सारे पेपर वर्क, सारी स्कीम्स जो भी आ रही हैं, सब कुछ पूरा सेटअप, कंप्लीट सेटअप, मार्केटिंग, ये सारी चीजें वो सब करके खुद देते हैं, तो उनके लिए बेटर है ये। ओके, सो इसमें जैसे आपने खर्चे की बात करी, अब कुछ मोटा मोटा आइडिया है कि कितने % कम होगा अगर मानो फ्रेंचाइज लेता हूँ तो उसमें मेरे 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक है, वर्सेस अगर मैं खुद से लगाऊंगा तो कितना बड़ा डिफरेंस होगा? वो कुछ आइडिया? कितना बड़ा डिफरेंस होगा ये बहुत ज्यादा इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन पे लगा रहे हैं। सेकंड चीज है कि कौन सा चार्जर आप यूज कर रहे हैं, आप एसी चार्जर यूज कर रहे हैं, आप डीसी चार्जर यूज कर रहे हैं। एसी में भी डिफरेंट वॉट के चार्जर्स हैं, पावर के चार्जर्स हैं, एंड सेम डीसी में भी 30 वॉट, 60 वॉट, 120 वॉट, डिफरेंट चार्जर्स आते हैं। आप जितना बड़ा चार्जिंग पॉइंट स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक मेरे को एक नहीं लगाना, मुझे 2 लगाना है, 4 लगाना है, वहाँ कॉस्टिंग बढ़ेगी, लोकेशन की कॉस्टिंग बढ़ेगी, मुझे हाईवे पे लगाना है वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, प्लस कितने पावर का मुझे चार्जर लगाना है, एसी लगाना है, डीसी लगाना है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं एक मान के चल रहा हूँ, जब हम फ्रेंचाइजी लेते हैं, पहली बात तो वो
जनरली इंडिया में अभी जितनी भी फ्रेंचाइजी दी जा रही है वो डीसी चार्जर पे दी जा रही है। ओके। उनका वही है कि भाई मैं फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मुझे स्लोली वाला काम नहीं चाहिए। लाइक जो हम देखते हैं कि पार्किंग में ईवी चार्जर्स लगे रहते हैं, वो जनरली वहाँ पे एसी में भी काम हो जाएगा आपका, बिकॉज वैसे भी पार्किंग है, 4-5 घंटे खड़ी रहनी है गाड़ी को। नॉर्मल जो पार्किंग रहती है वहाँ पे 4-5 घंटे खड़ी रहनी है गाड़ी, एसी चार्जर में आपका काम हो जाएगा। बट फिर भी कंपनी प्रेफर करती है कि डीसी ही लगाऊंगा मैं। अब वहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अगर मैं पर्सनल लेवल पे जाऊँ और खुद से स्टार्ट करने जाऊँ तो एक सबसे छोटा एसी चार्जर जो होगा उसका सेटअप मैं कंप्लीट सारे पेपर वर्क लेके अंडर 1 लाख कंप्लीट कर सकता हूँ। राइट। पर वही चार्जर अगर मैं सोचूं कि मैं एक फ्रेंचाइजी के थ्रू लगा लूँ तो आपको मिलेगी ही नहीं, बिकॉज वो डीसी चार्जर पे जा रहे हैं, उनको चाहिए कि डीसी का फास्ट चार्जर चाहिए। जब हम डीसी का लगाने जाते हैं वहां पे कॉस्टिंग हो सकता है कि 2x बढ़ सकती है, 1.5x से 2x मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्रेंचाइजी जब हम ले रहे हैं तो उसमें प्राइसिंग बढ़ेगी, कॉस्टिंग बढ़ेगी। और वो 1.5x 2x इसी का है कि आपको इजी पड़ रहा है। करेक्ट। वो मतलब आपको सारा सेटअप करके दे रहे हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो आप ये सारी चीजें फिगर आउट करने की आपको जरूरत नहीं है। करेक्ट। वो जो बोल रहे हैं आप वो करते जाओ, वो प्रोसेस फॉलो कर लो। ठीक है। तो अब मुझे आप एक बात बताओ कि इसमें अगर मुझे ईवी चार्जिंग स्टेशन अभी खोलना है तो ये तो मुझे समझ में आया कि मुझे फ्रेंचाइज लेना है कि खुद से करना है। मुझे क्लियर डिसीजन पॉइंट मिल गया कि मुझे अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेंचाइज इज द वे टू गो। ठीक है। फ्रेंचाइज ले ली मैंने, अब बहुत सारी कंपनीज फ्रेंचाइज दे रही हैं, कौन सी कंपनी मैं चूज करूं और किस बेसिस पे चूज करूं? कौन कौन सी कंपनीज दे रही हैं? पहले तो टाटा का तो सबको मालूम ही है, लेकिन बाकी और भी कंपनीज मार्केट में होंगी, तो क्या डिफरेंसेस हैं? तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि 2 टाइप की कंपनीज है। एक तो है वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी जो अदर इंडस्ट्रीज में भी आपने नाम सुना है, बचपन से सुना है, जैसे आपने टाटा बोला, टाटा का हमने हर इंडस्ट्री में नाम सुना है। यहाँ पे भी टाटा अपनी फ्रेंचाइजी देती है, EZ करके इजी चार्जिंग पॉइंट, वो फ्रेंचाइजी देती है। इसके अलावा जियो का हमने नाम सुना है, जियो भी अपनी फ्रेंचाइजी देती है। एक ब्रिटिश पेट्रोलियम करके यूके की कंपनी है, उनके साथ इन्होंने कोलैब किया है जियो बीपी करके। जियो बीपी का अपने पेट्रोल पंप भी हो सकता है देखे हो, वही कंपनी ईवी चार्जिंग की भी फ्रेंचाइजी देती है। तो ये तो एक ये है वेल स्टैब्लिश्ड कंपनीज। इसके अलावा आती हैं जो इसी इंडस्ट्रीज में कंपनी है, हो सकता है आपने नाम ना सुना हो पर इस इंडस्ट्री में वो बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे कि स्टैटिक। स्टैटिक एक ऐसी कंपनी है जिनके ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे ऑलरेडी लग चुके हैं चार्जर्स एंड कंटिन्यूसली वो काम कर रहे हैं। और सबसे सस्ती अगर मैं बोलूँ, सबसे सस्ती भी बोलूँ और साथ में मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इजी है। लाइक मैं टाटा के पास जाऊँगा, मैं जियो के पास जाऊँगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक की जाती हैं। अच्छा ये लोकेशन है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पे, मुश्किल होगी। मैं अगर स्टैटिक पे जाऊँगा बहुत जल्दी हो जाएगी। सेम चार्ज जोन के साथ भी सेम चीज़ें हैं। ठीक है। तो मान लो मैं अब स्टैटिक या चार्ज जोन के साथ जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है और जल्दी भी काम होगा, शायद बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो मैंने इनमें से कोई भी एक ले ली मानो। तो अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे एसी लगवाना चाहिए कि डीसी लगवाना चाहिए? पहला क्वेश्चन तो मेरा यही हो गया। ठीक है। दूसरा मेरा जो नॉर्मल क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि 2 व्हीलर का बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा कि 4 व्हीलर का ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, और प्रॉफिट्स की भी हम बात करेंगे आगे कि कैसे वो ब्रेक डाउन हो सकता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये हो गया, और तीसरा ये भी है कि मैं लोकेशन कैसे चूज करूंगा। तो ये 3 चीजें हुए मेरे, तो एक एक को हम करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 जाते हैं। इन सारी ही चीज़ों में जैसे मैंने बोला कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तभी आप फ्रेंचाइजी की तरफ जा रहे हैं, ये कंपनी समझती है और इस वजह से इन सारी ही चीज़ों में आपकी कंपनी ही हेल्प करेगी। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि एसी या फिर डीसी, मैंने बोला कि ये कंपनी प्रेफर करती है कि डीसी ही चार्जर हो, क्योंकि अगर किसी के पास किसी कार को प्रॉब्लम नहीं है, वो 5 या 6 घंटे खड़ी रह सकती है, तो वो तो एसी से भी चार्जर। एक चीज़ और है, अगर मैं एक एसी चार्जर यूज़ करता हूँ मेरी कॉस्टिंग कम आएगी, कम पैसे में मेरी गाड़ी जो है वो चार्ज हो जाएगी, क्योंकि टाइम ले रही है ज़्यादा। लेकिन अगर मैं डीसी चार्जर यूज़ करूँगा, ज़्यादा पावर का यूज़ करूँगा, जल्दी चार्ज होगी बट कॉस्टिंग बढ़ेगी। कंपनीज जो भी हैं ये, चाहे वो चार्जोन हो, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो कोई और भी कंपनी क्यों ना हो, वो टारगेट यही करती है कि हम डीसी चार्जर पे ही जाएंगे। कॉस्टिंग बढ़ रही है ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी को जल्दी हो तो वहां पे मेरा एसी चार्जर फंस जाएगा, लेकिन डीसी तो दोनों कस्टमर को हैंडल कर लेगा ना। हाँ, क्योंकि वो तो फास्ट कर दे रहा है। प्रोवाइडेड कॉस्ट का कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता अगर। बिल्कुल, तो वो चीज़ है, तो वो डीसी पे ही जाएंगे। मतलब यहाँ पे कंपनी ही आपको बोलेगी कि आप डीसी ही लगाओ, वही ठीक रहेगा। सेकंड चीज़ है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर,
ये तो पूरी तरह डिपेंड करेगा कि आप कौन से लोकेशन पे। अगर आपके लोकेशन पे ज़्यादातर टू व्हीलर्स हैं तो आपको टू व्हीलर्स पे जाना चाहिए, फोर व्हीलर है फोर व्हीलर पे जाना चाहिए। बट एक यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि घर की कॉस्टिंग से क्या आता है, टू व्हीलर टू व्हीलर जो हमारी गाड़ी है उसको चार्ज करने में ज़्यादा पावर नहीं लगती है। तो वो गाड़ी बहुत ईजिली, जैसे कि अगर मेरे पास कोई ईवी की कोई स्कूटी है, वो स्कूटी मैं घर पे इजीली चार्ज कर लूंगा, मुझे ठीक ठाक रेंज दे देती है। अब मैं स्कूटी से एक सिटी से दूसरे सिटी तो जाऊंगा नहीं, मुझे उससे ज़्यादा रेंज चाहिए नहीं। तो जनरली टू व्हीलर्स लोग इंडियन यही प्रेफर करते हैं, मैं घर पे चार्ज कर लूँ। और यहाँ तक कि वो चार्जर्स टाइम ज़्यादा लेंगे, मुझे अलग से कोई केबल या ये सब भी, केबल तो खैर ईवीज ही दे देती हैं, एक्स्ट्रा सेटअप नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास 5 सॉकेट पिन का सॉकेट होता है, उसी से मैं चार्ज कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फोर व्हीलर है वहां पे इश्यू आते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में मुझे एक चूज करना है तो फोर व्हीलर पे ही जाना चाहिए, बिकॉज फोर व्हीलर की ही ज्यादा डिमांड है जब हम रोड पे जाएंगे। तो टू व्हीलर हो सकता है आने वाले टाइम में जब पेनिट्रेशन बढ़ेगी तब हो सकता है, अभी कंपेयर करें अगर हम तो फोर व्हीलर ज्यादा चार्ज कराते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो कस्टमर प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रही है वो क्या कर रही है, डीसी कर रही है, डीसी चार्जर्स, एंड सेकेंडली फोर व्हीलर्स में प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कस्टमर्स का, जहाँ पे नीड है हमें, तो वो बिजनेस बेटर रहेगा आपके हिसाब से, अगर हम कॉस्ट को इग्नोर करें तो। ओके, और इसमें लोकेशन वो कैसे, अगर किसी दो तरह के लोग हो सकते हैं, उनके पास हो सकता है लोकेशन हो ही ना लेकिन फिर भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो लोकेशन को या तो लीज पे लेंगे या रेंट करेंगे, जो भी करेंगे। दूसरे लोग जिनके पास लोकेशन है, तो लोकेशन क्या सही है कि नहीं, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप चालू करोगे तो अगर आपने बिना कुछ सोचे समझे चालू कर दिया तो क्या होगा ना, आप फंस जाओगे। पैसे तो लगा दिया आपने, बिल्कुल, अब उस पे कस्टमर नहीं आ रहे, आपका यूटिलाइजेशन नहीं है, आप मतलब दे ही नहीं पा रहे हो, चार्जिंग दे ही नहीं पा रहे हो। तो लोकेशन के लिए क्या फैक्टर्स इसमें लगते हैं? फर्स्ट ये है कि कितने कस्टमर आपके एरिया में ऐसे आ सकते हैं जो आपसे चार्ज करवाने वाले हैं, ऐसी कितनी ईवीज हैं आपके एरिया में, पहले तो वो चीज़ देखी जाएगी। अगर आपके पास लैंड है ही नहीं, तो अगर आप एक कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, मेरे पास लैंड है ही नहीं, मुझे तो रेंट पे लेना है, मैं कहीं भी ले लूंगा, तो वहाँ तो वही देखा जाएगा कि किस जगह पे मेरे को ज़्यादा कस्टमर मिल पाएंगे। लेकिन हम मान के चल रहे हैं ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मेरे पास लैंड है, वहाँ पे मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अगर वहाँ पे कस्टमर कम है तो कितना कम है, मेरे पास लैंड है, मेरी कॉस्टिंग बच रही है, क्या वो कॉस्टिंग मेरा इतना कर पाएगी कि कॉस्टिंग कम होने के बाद भी लैंड का जो मेरा कॉस्ट बच रहा है, तो लास्ट में जो मेरा रिटर्न आ जा रहा है मेरा ठीक है, वहां पे मैं ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरा कॉस्टिंग बच रही है, वहां पे लैंड की कॉस्टिंग बढ़ रही है लेकिन कस्टमर है ही नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं। लैंड का कॉस्ट बढ़ा लिया आपने, चार्जर लगा लिया, कोई आ ही नहीं रहा। ओके, तो लोकेशन में आपके हिसाब से अभी जैसे सबसे हॉट टाइप ऑफ लोकेशन क्या हो सकती है डीसी चार्जर्स? हॉट टाइप तो वही है कि या तो आप हाईवे पे लगा रहे हैं, वो बेस्ट लोकेशन है। सिटी वाइज अगर मैं जाऊं तो सारी टॉप टायर जो भी सिटीज़ हैं जहाँ पे अडॉप्शन ज़्यादा है ईवीज़ का, दिल्ली हो गई, महाराष्ट्र हो गई, बेंगलोर हो गई, केरला में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं बोलूँगा गुजरात में बहुत ज़्यादा अडॉप्शन ग्रोइंग है, ग्रोइंग स्टेज पे, अच्छा खासा लोग अब ईवी पे मूव ऑन कर चुके हैं, वो ईवीज़ खरीद रहे हैं। तो जहाँ पे भी ईवीज़ ज़्यादा सेल हो रही हैं वो बेस्ट लोकेशन है, बेस्ट सिटीज़ हैं। और उन सिटीज़ में भी बेस्ट लोकेशन वही है कि मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, मैं हाईवे तो बेस्ट है, वो चीज़ है। कोई भी बिजी कमर्शियल एरिया मैं कहूँगा, हाईवे भी नहीं, वहाँ पे बेस्ट है कि मैं वहीं पे चार्जर लगाऊँ। शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, वहाँ क्योंकि भीड़ होने वाली है, क्राउड आपकी आएगी ही आएगी, वहाँ पे पार्किंग करनी है थोड़ी देर के लिए, भाई थोड़ी आधे घंटे के लिए मुझे शॉपिंग करनी है, मैंने चार्ज में लगा दिया, कोई इशू नहीं है। तो जैसे हाईवेज वगैरह हैं और मान लो किसी के पास अभी लोकेशन नहीं है, तो वो कैसे लोकेशन को अप्रोच करे कि भाई ये लोकेशन, मान लो मेरे पास कोई लैंड भी नहीं है लेकिन मुझे इस बिजनेस में लग रहा है कि यार अपॉर्चुनिटी तो है, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो मैं मानो किसी भी एक फ्रेंचाइज को कॉल करता हूँ कि भाई मुझे बिजनेस करना है, क्या वो सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई जैसे मानो मैं अगर मानो एमपी में रहता हूँ या राजस्थान में रहता हूँ या गुजरात में रहता हूँ, तो मैं अगर उनको कॉल करके बोलूँ कि यहाँ पे कौन सी मेरे आसपास के एरिया में, लेट्स से विद इन 100 किलोमीटर्स में कौन सी अच्छी लोकेशन हो सकती है, तो क्या वो इस चीज में भी हेल्प करते हैं? बिल्कुल करेंगे, वो सजेस्ट आपको डेफिनेटली करेंगे, वो एक लोकेशन नहीं करेंगे, वो आपको बहुत सारी हो सकता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि लोकेशन पहले हो मेरे पास तभी मैं रीच आउट करूं, मेरा पॉइंट ये है कि मैं एक फ्रेंचाइज को रीच आउट कर सकता हूं और फिर भी वो इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि ये वाली लोकेशन आप ले सकते हो। बिल्कुल। ओके, ठीक है।
तो लेट्स से कि फिर मुझे लगता है कि यार इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब सबसे जो मेन मुद्दा होता है किसी भी बिजनेस का होती है प्रॉफिटेबिलिटी। भाई इसमें पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, वरना पॉइंट ही क्या है ना। तो एक तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर मुझे करना है तो मिनिमम जैसे आपने बताया कि चार्ज जोन का अपने 15 लाख से चालू होता है। हाँ, करेक्ट। स्टैटिक का आपने बताया कि 30 लाख से चालू होता है। तो और इसमें लोन भी मिल जाता है, लोन मिल जाएगा। तो ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये कहाँ लगता है? ये सारी कॉस्टिंग वो है, लैंड को अगर हम हटा दें, लैंड की ये कॉस्टिंग नहीं है। 15 लाख हो, 30 लाख हो, 50 लाख हो, जितना बड़ा आप सेटअप करना चाहे, ये सारा सेटअप का कॉस्ट है, पेपर वर्क का कॉस्ट है। कंपनी आपको मार्केटिंग में भी हेल्प करती है, कंपनी आपको जितने भी टेक्निकल वर्क्स है हर चीज वो करा के देती है। ये सारी कॉस्टिंग उनकी है कि आपका पूरा कंप्लीट सेटअप एक एंड टू एंड आपको एक बिजनेस उन्होंने बना दिया है, अब चलाना आपको है। ये सारी कॉस्टिंग कंप्लीट सेटअप की है। लैंड इसमें ऐड नहीं होता। अगर किसी को लग रहा है कि मैं 15 लाख में मेरे को लैंड भी मिल जाएगी, तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है। 15 लाख में आपको सिर्फ सेटअप मिलेगा, लैंड का कॉस्ट आप कराएगा। हो सकता है आप उसमें रेंट ऐड करोगे तो आपकी प्रॉफिट थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो चीज़ है। तो इसमें सेटअप में क्या क्या होता है? सेटअप में आपका चार्जर होगा, सेटअप में आपका, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक रूफ लगा दिया जाएगा। अगर हम मान के चले एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे एक जो भी है वो डिस्पेंसर यूनिट होती है वो लगी है, उसके अराउंड में जितनी भी सारी चीज़ें, उसी तरीके का एक पूरा कंप्लीट सेटअप इस कॉस्टिंग में आ जाता है। कई कंपनीज आजकल क्या कर रही हैं, कॉस्ट बचाने के लिए सोलर पैनल्स लगा दे रही है। अच्छा। हाँ, तो सोलर पैनल में अगेन आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम आ जाएगी और आपका जो रूफटॉप एकदम खाली पड़ा था वो आपके यूज़ में आ जाएगा। राइट। तो ये चीज़ें भी है। तो मोहित इसमें ठीक है, ये मुझे समझ में आया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक लगेगा और उसके लिए अपने को चार्जर वगैरह फ्रेंचाइज से मिल जाएगा, अप्रूवल वगैरह हो गया, मार्केटिंग भी शुरू हो गई। अब इसमें एक तो रनिंग कॉस्ट क्या होती है, ओपेक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और इसमें प्रॉफिट हम कितना बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इसमें प्रॉफिट नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं है। कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए जिससे कि मेरा प्रॉफिट बना रहे? ठीक है। सो जनरली क्या होता है कि जब हम डिस्कॉम से इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं तो हमें डायरेक्टली नहीं डिस्कॉम से खरीदना है, वो काम हमारा फ्रेंचाइजी कर देगा। ये जनरली जो कॉस्टिंग आती है इलेक्ट्रिसिटी खरीदने की, वो पर यूनिट अराउंड 10-11 रुपए की आती है, बिकॉज वो डीसी चार्जर है। एसी का कम रहता है। अगर हम कंपेयर करें अपने घर के से कि मुझे घर में कितने की बिजली मिल रही है, तो उससे महंगा रहता है बिकॉज वो डीसी है, फास्ट चार्जिंग करता है। तो ये कॉस्टिंग आती है लगभग 10-11 रुपए की। 10-11 के बाद जो हम सेल कर रहे हैं, सेल करने की आपकी कॉस्टिंग आप डायरेक्टली देख सकते हो कि अगर मेरे पास कोई ईवी कार है या बाइक है, जो भी है, उसको आप चार्ज करवाने जाओ, आप जियो पे चले जाओ, चाहे आप स्टैटिक पे चले जाओ, चाहे आप किसी पे भी चले जाओ, आपको वहीं पे कॉस्टिंग पता चल जाएगी कि आपकी पर यूनिट वो कितना चार्ज कर रहा है। जनरली ये कॉस्ट रहती है 18, 19 या 20 रुपए पर यूनिट का वो चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक बेसिक मार्जिन बन जाता है कि 10 रुपए में मैंने खरीदा, 20 रुपए मैंने सेल कर दिया, 10 रुपए का मेरा मार्जिन बन गया। लेकिन इस 10 रुपए के मार्जिन में चीज़ें ऐड होती हैं, वो होती हैं कि मेरा रिकरिंग जो कॉस्ट जा रही है वहाँ पे ऑब्वियसली हमने पहले बात की, रेंट तो जाएगा ही जाएगा, उसका मेंटेनेंस का में भी कॉस्ट लग सकता है जितनी भी, एंड इलेक्ट्रिसिटी जो आप पर्सनल यूज के लिए चीज़ें कर रहे हो वो चीज़ें ऐड हो सकती है। यहाँ पे एक अगर हम बोले कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अगर आपको फ्रेंचाइजी सपोर्ट कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो हम खुद भी क्या कर सकते हैं, हमने एक छोटा सा सेटअप कर लिया कि आधे घंटे के लिए एक पर्सन आ ही रहा है, वो अपनी चार्ज कर ही रहा है गाड़ी, मैंने कुछ कैफे चीज़ें स्टार्ट कर दी, वो आधे घंटे तो वैसे भी बैठा हुआ है, वो आके मेरे से कुछ खा पी लेगा, वहां पे मेरी एक प्रॉफिट का एक सोर्स ऑफ इनकम मैंने वहां पे और ऐड कर ली। तो ये चीज हो जाएंगी। कई फ्रेंचाइजीज में हेल्प भी करती हैं। अगर कोई ना भी कर रही हो तो हम खुद भी उनको बोल सकते हैं कि देखो मेरे को ऐसे ऐसे चीजें करनी है, वो रोकेंगे नहीं आपको। यहाँ पे आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस पे जाएं तो ये हमारा मार्जिन बन जाता है, इससे हमारी हो जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं कि पर डे में हम कितनी निकाल पा रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि अभी मान लीजिए 4 घंटे मेरी गाड़ी क्या कहते हैं, चार्जर जो है 4 घंटे चल रहे हैं। उस 4 घंटे में इजिली एक 60 वॉट का अगर मैंने डीसी चार्जर लगाया है तो वो 60 यूनिट बेचेगा एक घंटे में। 4 घंटे चल रहा है, 240 यूनिट बेचेगा। 10 रुपए का मेरा मार्जिन बन रहा था, तो मैं पर डे की निकाल लूंगा, 2400 रुपए बन गए मेरे, पर डे बन गए। अगर हम मंथली जाएंगे 72,000 रुपए बन गए। एक डीसी चार्जर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मेरे को है कि मेरे को ज्यादा डीसी चार्जर लगाने हैं तो मैं लगा सकता हूँ, पर मंथली मेरा 72,000 का रेवेन्यू बन गया है। अब इसमें मैं सारी कॉस्टिंग अपनी हटा दूं, चाहे वो रेंट हो गया, चाहे वो कोई और चीजें हो गई,
हम मान लेते हैं कि 50,000 रुपए मेरे वहां पे बच गए। अब मैं अगर हम कॉस्ट निकालें 15 लाख के 4 जोन के एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रेंचाइजी का, 50,000 रुपए मेरा प्रॉफिट बन रहा है एक महीने का, साल का मेरा बन जाएगा कितना बन गया, 6 लाख रुपए बन गए। तो लगभग 2.5 साल पड़ा, 2.5 साल में मेरा पूरा कॉस्ट कवर हो जाएगा। तो ये रहता है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड ROI। ओके, तो इसमें आपने ये एज्यूम करा है कि 4 घंटे चला है, 4 घंटे चला है 24 घंटे में से। 24 घंटे में से अगर ये यूटिलाइजेशन और बढ़ती है, जो कि ईवी अडॉप्शन इन फ्यूचर बढ़ेगी, तो वो ऑब्वियसली बढ़ेगा, 4 घंटे से ज़्यादा भी वो चार्जर्स काम करेगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। लेकिन हम अभी मान के चल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज कि 4 घंटे हम चला पा रहे हैं, हमारा चार्जर काम कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसी को डबल कर दूं, तो अगर आपकी लोकेशन अच्छी है और अगर हमें लगता है कि 8 घंटे आप चार्जिंग दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि देखो 24 आवर्स चल सकता है ये, करेक्ट, तो उस केस में मेरे ये प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे ऑलमोस्ट। बिल्कुल डबल हो जाएंगे। तो ये सारा जो खेल है यूटिलाइजेशन का है, करेक्ट। और यूटिलाइजेशन के लिए यूटिलाइजेशन के लोकेशन एंड इन फ्यूचर अडॉप्शन कितनी बढ़ रही है। अच्छा, हाँ, हम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की कि अभी पेनिट्रेशन लगभग 8.3% है, 100 में से 8 कार जो है वो ईवी की बिक्री है। वो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, ईवी की अडॉप्शन बढ़ेगी और वो यूटिलाइजेशन में भी उसका दिखेगा डिफरेंस। वो यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो हमारी प्रॉफिट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। राइट। और इस पे भी प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि आप एक डीसी चार्जर लगाए, कोई 2 लगाए, कोई 3 लगाए हो। अगेन वही बात होगी कि डिमांड कितनी है। बिल्कुल, हमें स्टाफ रखना पड़ेगा इसके लिए। स्टाफ आप रख सकते हैं। लाइक अगर मेरा एक डीसी चार्जर है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा नीड है। अगर मैं खुद भी चाहूँ तो मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। मेरे 2, 3, 4 चार्जर्स हैं, तो मैं 1 या 2 स्टाफ रख सकता हूँ। तो वहाँ पे अगेन उनकी सैलरीज ऐड होंगी, वो मेरे प्रॉफिट में जाएगा, वो मेरी प्रॉफिट को थोड़ा कम करेगा। बट वही है कि डीसी चार्जर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो मुझे स्टाफ भी रखने पड़ेंगे। एक डीसी में उतना नीडेड नहीं है। ओके, तो स्टाफ की कॉस्ट एक डीसी में नहीं लगेगी, लेकिन अगर ज़्यादा रखा है तो शायद हाँ, अगर आपको वो बिजनेस खुद से नहीं रन करना, मैंने सेटअप करवा लिया एक फ्रेंचाइजी से और एक बंदा रख दिया कि हाँ भाई आप मेरे लिए मैनेज कर लेना, तब तो आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं वो समझ रहा हूँ कि ये मेरा साइड हसल है, मेरे पास पैसे थे, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, एक बिजनेस खोल दिया और मैंने एक बंदा रख दिया वहाँ पे काम करने के लिए। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ होती है? मेंटेनेंस कॉस्ट यही आती है कि डीसी चार्जर्स जो भी हैं, जो भी चार्जर है, चाहे वो एसी भी चार्जर हो, उसमें अगर कोई इशू आ रहा है वो एक मेंटेनेंस में ऐड हो जाएगा। बाकी सेटअप बहुत छोटा सा होता है, उसमें कुछ नहीं होता। एक बॉक्स आपका होगा, एक चार्जर लगा होगा, कुछ नहीं होता उसमें। अच्छा, तो मेंटेनेंस उसकी कुछ खास है ही नहीं। लेकिन क्या जैसे अगर कोई ग्लिच आती है, टेक्निकल ग्लिच आती है, तो जो फ्रेंचाइज हैं ये लोग उसको फिक्स करते हैं या फिर वो हमें खुद कराना पड़ता है अपनी कॉस्ट पे? नहीं, फ्रेंचाइजी आपकी हेल्प करेगी उसमें, बट चार्जेस आपको ही देने पड़ेंगे। अच्छा, तो मतलब पूरा जो अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है तो वो सारा मेरे ऊपर ही है। वो तो आपके, हाँ। और वो कितना, क्या फ्रीक्वेंटली कुछ चीज़ें होती हैं? अगर हम मान के चल रहे हैं ट्रस्टेड कंपनीज के साथ ही जा रहे हैं, हम इन्हीं कंपनीज के साथ जा रहे हैं। अब मैं एक चीज़ और है, अब मैं इन 4 कंपनीज का नाम ले रहा हूँ, स्टैटिक चार्ज जोन, जियो बीपी हो गई या टाटा हो गई, तो ज़रूरी नहीं है पूरे इंडिया में यही 4 एक अच्छी कंपनी है। हो सकता है कोई न्यू कंपनी है, उनके अभी उतने चार्जर्स नहीं लगे ऑल ओवर इंडिया, तो हम नहीं जानते, बट हो सकता है वो बहुत अच्छा काम कर रही हो, वहाँ पे उन्होंने इतने अच्छे चार्जर बनाए हो कि उसमें प्रॉब्लम ही ना आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे। लेकिन अगर हम इन चार्जर्स की बात करते हैं तो ये जनरली अच्छे चार्जर्स हैं, जल्दी इनमें प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। अगर कभी कभार दिक्कत है, वो तो हर चीज़ का है, कोई भी हम बिजनेस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स तो आ ही सकती है, तो वो चीज़ है। और इसमें मैं जैसे अपने डीसी चार्जर जैसे जो मुझे लगाना है, उसका किलोवाट कैसे डिसाइड करूंगा मैं, और उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? बिल्कुल, वहाँ पे एक चीज़ और है, जो भी न्यू कार्स बन रही हैं वो 60 वॉट के चार्जर, मतलब जो अभी ईवीज हैं 60 वॉट के चार्जर इनफ है। ओके, 60 वॉट का डीसी चार्जर इनफ है। लेकिन अगर आज कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मैं उसको बोलूंगा 60 वॉट का चार्जर मत लगाओ। ओके, उसका रीजन यहाँ पे सिर्फ ये है कि इन फ्यूचर, जैसे अमेरिका में टेस्ला है, पहले भी ईवीज थी, टेस्ला ने क्या करा कि अपने चार्जर्स, अपनी गाड़ी को बोल दिया कि भाई जैसे फोन्स में होता है ना, इतने वॉट का चार्जर लगा लो, बहुत फास्ट हो जाएगी। अब फोन ने तो दे दिया कि इतने वॉट का चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन मेरे पास जो जा रहा हूं मैं जहां चार्ज कराने, वो उसके पास है ही नहीं, उसके पास 60 वॉट का चार्जर है। तो मतलब मेरे को तो ये फील होगा ना, मैंने भाई एक महंगी कार ली है जो 120 वॉट का चार्जर सपोर्ट करती है, और मेरे पास जो पास में ईवी चार्जिंग पॉइंट है वो है ही नहीं उसके पास चार्जर। तो इन फ्यूचर अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स आएगी। अगर जो भी ईवीज हैं, कोई भी कंपनी है इंडिया में भी,
तो वो कल को जब 60 की जगह 90, 120, 250, 300 जो भी है, जितने भी वॉट का अगर चार्जर इंट्रोड्यूस करेगी तो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हमें पहले से ही ज़्यादा वॉट का चार्जर रख लेना चाहिए, वहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ती है। एक चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है, एक बॉक्सेस आते हैं यहाँ पे, उसमें क्या होता है, आपको बस बैटरी फिलअप करनी होती है। तो लाइक मैंने 60 वॉट का चार्जर, उसमें 30-30 में होता है, मैंने 30 वॉट के 2 चार्जर्स लगा लिए कि भाई मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं तो 60 वॉट का ही लगा सकता हूँ। आप वहाँ पे क्या करो, वही बॉक्सेस खरीदो। उसमें क्या होता है, कल को आपको लग रहा है 120 वॉट वाला भी आ रहा है, कल मेरे पास पैसा आ गया, मेरे को सिर्फ चार्जर खरीदना होगा, मेरे को एक नया सेटअप नहीं करना पड़ेगा मेरे पास, क्योंकि इस टाइप आपको बोलना पड़ेगा अपनी जिस भी कंपनी से लगा रहे हो, आप उनको बोलो क्या मेरे को आप ये सपोर्ट दे रहे हो। जब हम चूज कर रहे हैं अपनी जिस भी फ्रेंचाइजी, एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि मैं उसको बोल दूं कि भाई मेरे को एक ऐसा चार्जर चाहिए, मेरे को एक ऐसा चीज चाहिए कि भाई उसमें मैं कल को मेरे को एक नया सेटअप ना करना पड़े कि मेरे को 120 वॉट की मेरे पास गाड़ी है जो सपोर्ट करती है और मेरे पास है ही नहीं, मैं कल अपना वो चार्जर उसमें डालूं और मेरा लेवल बढ़ जाए, पावर बढ़ जाए। हाँ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रहे कि अगर मुझे इसको अप करना है तो मैं उसको कर सकूं, उसमें इशू ना आए इन फ्यूचर मेरा कि भाई ये तो वेस्ट हो गया, मेरे पास 60 वोल्ट के चार्जर थे, सारी गाड़ी अब 120 वोल्ट चार्जर को सपोर्ट कर रही है, मैं स्लोली चार्ज कर रहा हूँ, कोई आएगा ही नहीं इन फ्यूचर। और ये ज्यादा वोल्ट से क्या जल्दी चार्ज होता है क्या? बिल्कुल जल्दी चार्ज होता है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है, जितने ज्यादा वोल्ट का चार्जर होगा उतनी ज्यादा फास्ट चार्ज होगी, लेकिन कॉस्टिंग बढ़ेगी वहां पे। कॉस्टिंग पर यूनिट, यू मीन? पर यूनिट बढ़ेगी। ओके, हाँ ओके, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है। राइट। तो कस्टमर के पास इसमें क्या चॉइस होती है? क्या कस्टमर, जैसे अब मानो मैं कस्टमर हूँ, मैं कहीं मुझे चार्ज कराना है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि यार यहाँ पे मेरी क्या रेट होगी? नहीं, जब हम जा रहे हैं, मैं कस्टमर हूँ, तो मैं जैसे पेट्रोल पंप की तरह हम देखेंगे कि मेरे पास इंडियन ऑयल का ऑप्शन है, मेरे पास भारत पेट्रोलियम का ऑप्शन है, मेरे पास नयारा और जीओबीपी का भी ऑप्शन है। उन सब का मेरे को पता है कि इतने रुपए लीटर पे मेरे को पेट्रोल मिल रहा है, मुझे पता है ना वो चीज़। तो वैसा ही यहाँ पे भी है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, पूरा चीज़ें रेडी रहती है कि भाई मेरे को अगर जीओबीपी के पेट्रोल पंप, जीओबीपी के ईवी चार्जिंग स्टेशन पे जाना है तो मेरा पर यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा। वो कह रहा है भाई हम 17.5 रुपये पे चार्ज कर देते हैं, दूसरी कंपनी कह रही है हम 18 पे चार्ज कर रहे हैं, हम 20 रुपए लेते हैं। नहीं, लेकिन टाइम का कैसे पता लगेगा? क्योंकि मान लो अगर कहीं पे ज्यादा वोल्टेज का है चार्जर, हाँ, तो ये तो सिंपल है ना कि जितने ज्यादा वॉट का चार्जर होगा उतना उसकी रेट ज्यादा होगी। हाँ, उतनी कम टाइम में वो चार्ज कर देगा आपकी गाड़ी। करेक्ट, ये तो बेसिक है। राइट। हाँ, इसमें और क्या कोई बिजनेस में इसमें रिस्क है? इस बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क यही रहता है कि अगर आपकी जो भी ईवी का सेटअप है, जो भी आपका चार्जर है, वो अगर इन फ्यूचर खराब हो जाता है, बिकॉज ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया में अभी ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल स्टैब्लिश्ड हो चुकी है, तो वो एक मैं मानूंगा थोड़ा सा रिस्क है कि अगर मेरे पास चार्जर तो है बट वो धीरे मेरे पास डीसी चार्जर ही है, एक 60 वोल्ट का चार्जर है, वो धीरे स्लो हो जाए, ऐसा हो जाता है जनरली। वो एक सबसे बड़ा रिस्क है कि जो मेरा मेन बिजनेस, मेरा कोर है कि भाई मैं तो फास्ट चार्ज करता हूँ ना, वही डे बाय डे कम होता चला गया, तो मेरे कस्टमर्स भी मेरे से छिनेंगे, ज़्यादा देर तक वो गाड़ी खड़ी रहेगी, उनको प्रॉब्लम होगी उससे। ये एक मेन चैलेंज रहता है इस बिजनेस का। कंपनीज काम कर रही हैं इस पे। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करेंगे, वो अपने पावर्स और ज़्यादा बढ़ा रही है और मशीन को इतना एफिशिएंट बना रही है कि प्रॉब्लम्स ना आए, इन फ्यूचर कोई दिक्कतें ना आए। हमारी मशीन उतनी एफिशिएंट नहीं है, जो इंडिया में अभी है उतनी एफिशिएंट नहीं है अगर हम दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें, चाइना या यूएस से कंपेयर करें। बट हम मान के चल रहे हैं कि इन फ्यूचर वो चीज़ें बेटर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर होगा। राइट। तो ये चार्जर की लाइफ क्या होती है? चार्जर की लाइफ अभी जनरली 5-7 साल में भी हो सकती है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिकॉज कितने ही साल पहले मैं मान के चलूँ कि ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ये 20-30-40 साल पुराना बिजनेस है तो मैं बोल दूं कि हाँ ये बैटरी इतने साल से चल रही है, चार्जर इतने साल से चल रहा है, तो ट्रैक रखना मुश्किल है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ 4-5 साल से बिजनेस चल रहा है, तो उसमें कई चार्जर्स में प्रॉब्लम आई है, तो हो सकता है कि मैं इनकी लाइफ कम है, बट कई चार्जर्स में प्रॉब्लम नहीं भी आई है। तो ये चार्जर में अगर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखिए एक तो हम इसमें ब्रेक इवन की हमने बात करी कि भाई मेरा पैसा वापस कितने समय में निकलेगा, तो उसका हमने आपने बताया था शायद मुझे लगभग 2.5 साल, जिस तरीके से हमने
कैलकुलेशन करी 4 calculation आवर्स करी। का जो अजम्पशन लिया हाँ। था उसके हिसाब से। लेकिन अगर मेरा चार्जर 5 या 7 साल बाद खत्म हो जाता है तो मुझे बिल्कुल। लगता है उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, बहुत कम हो क्योंकि जाएगी। अगर शेल्फ लाइफ उसकी अगर इतनी कम है हम्म। तो उस बिजनेस की अट्रैक्टिवनेस चली जाएगी। बिल्कुल। तो जब ये चार्जर खराब हो जाते हैं हम्म मानो किसी भी रीजन से, या उनमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, हम्म। तो रिपेयर का खर्चा कोई बहुत ज्यादा होता है, या फिर कुछ आइडिया है रिपेयर का खर्चा कितना होगा? इसका आइडिया तो अभी मैं नहीं बता सकता आपको, बिकॉज अगेन वही है, ट्रैक रखना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पुराना बिजनेस नहीं है ये। तो कितना रिपेयर का खर्चा आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इन चार्जर में, ये भी अभी नहीं पता। राइट। कि लाइक मुझे पता है कि हाँ मेरे घर में एक फ़ैन है, फ़ैन में ख़राब क्या होता है हम सबको पता है कि हाँ ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, एक चीज़ है। सिर्फ इलेक्ट्रिशियन को नहीं पता, हमें भी कुछ चीज़ें पता चल जाती है बिकॉज इतने टाइम से हम देख रहे हैं। यहाँ पे चैलेंज ही यही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी नहीं है तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि भाई चार्जर खराब हो गया, इसमें खराब क्या था, हमें पता ही नहीं चल पा रहा। तो प्रॉब्लम ही यहाँ पे, चैलेंज ही बहुत ज़्यादा है कि इंडस्ट्री इतनी नहीं है। हाँ, और इसमें मुझे लग रहा है चार्जर्स इंडिया में तो बनते नहीं होंगे, ये नहीं, बाहर से इंपोर्ट होता होगा, करेक्ट? बिल्कुल चाइना वगैरह से होता होगा, या आई डोंट नो और कहाँ से होता है। लेकिन बाहर से जो चीज़ बन के आ रही है उसको फिक्स करना भारत में मुश्किल होता होगा मेरे हिसाब से, जितना मैं सोच सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरी नहीं है भारत में, तो ये बनते ही नहीं होंगे। अरे यार, अब भारत में तो क्या ही बनता है। मेरे को कई बार जब मैं सोचता हूँ ना इस बात को, अभी मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था कि जो पेमेंट डिवाइसेज आती है ना, जिनमें हम कार्ड स्वाइप करते हैं, वो भी भारत में नहीं बनती है। बिल्कुल, हम लोग वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं हमारी ही कंट्री की चीजें हैं, पर हम वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, दूसरा देश ले जा रहा है और उसमें एक फिनिश्ड गुड बना के हमें ही बेच दे रहा है। यस यस, तो ठीक है। तो मोहित, अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या अभी सही समय है या थोड़ा रुकना चाहिए? क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं, जैसे पेट्रोल की रेट्स बढ़ रही हैं, ठीक है? करेक्ट। तो अगर इसका जो कंपटीशन है ईवी चार्जिंग का, वो पेट्रोल डीजल वगैरह है और उनके चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो क्या ये अच्छा समय है ये बिजनेस चालू करने का? ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करेगा कि आपको इस चीज में इन्वेस्ट करना है इस टाइम पे कि नहीं। लेकिन हाँ, इसमें फ्यूचर है। अभी अगर मैं बोलूं, जैसे कि हमने निकाला कि 2.5 साल में हमारा ROI निकल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ रही है कि इतना स्टैब्लिश इंडस्ट्री नहीं है, तो हम इस पे ट्रस्ट करने में मुश्किल आ रहा है। पर फिर भी हम ये कह रहे हैं कि इन फ्यूचर इसकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसका रीजन ही यही है कि ईवीज की अडॉप्शन बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार इसके तो पीछे पड़ी हुई है। अभी मोदी जी ने कह दिया सोना मत खरीदो, नहीं खरीद रहे लोग सोना। कल को कह देंगे कि पेट्रोल डीजल वाली CNG गाड़ी मत खरीदो, तो नहीं खरीदेंगे लोग। अगर वो भी नहीं मानेंगे तो वो सेल करवाना बंद करवा देंगे। हाँ, रेगुलेशंस लेके आ हाँ, जाएंगे, जैसा कि हुआ ही है, वो तो दिल्ली में हुआ ही है अभी थोड़े टाइम। तो वो चीजें होंगी, और अगर वो चीजें होंगी तो एक तरीके से अडॉप्शन बढ़ेगी ईवी की अडॉप्शन बढ़ेगी, तो चार्जर्स की नीड होगी ही होगी। और जब चार्जर की नीड होगी तो वो कौन करेगा बिजनेस? अगर आप आज वो बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो कल आपको ज्यादा बेटर होगा। अब मैं सोचूं कि कल मैं करूंगा वो बिजनेस, जब बहुत ग्रो हो जाएगा, तो जब बहुत ग्रो हो जाएगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। कि स्टार्टिंग कॉस्ट अगर मैं शायद मे बी अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि 15-20 लाख में मैं बिजनेस आज स्टार्ट कर सकता हूँ, हो सकता है कल ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल हो सकता है इतना कंपटीशन कल को बढ़ जाए कि मार्जिन्स कम हो जाए, ये भी हो सकती है चीज़ें। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम रेवेन्यू के बेसिस पे जाएं, तो मैं कंपेयर करूं अदर बिजनेसेस से, तो हो सकता है इससे बेटर बिजनेसेस आपको मिल जाएंगे। ऑनेस्टली मैं बोलूं, इससे बेटर बिजनेसेस आपको मिल जाएंगे। पर हम क्या शॉर्ट टर्म के लिए इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो ये आंसर हो सकता है कि नहीं, शायद हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। मतलब मिड टू लॉन्ग टर्म अगर होराइजन है तो बढ़िया बिजनेस है, बिल्कुल तब के लिए बेस्ट है। लेकिन हाँ, अगर आज मुझे बिजनेस स्टार्ट करना और मैं सोच रहा हूँ आज मुझे बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलने लगे, ये कमाई कर लूँ वैसी कमाई कर लूँ, तो शायद कुछ और बिजनेस आप कर सकते हो ट्राई। तब आपको मे बी ईवी में नहीं जाना चाहिए। राइट राइट। और जो आपने फ्रेंचाइज का भी बताया था शुरू में, स्टैटिक बताया था, जियो, टाटा वगैरह, इनमें से अगर आपको एक चूज करनी हो तो आपके हिसाब से, मुझे अब ये समझ में आ गया कि मुझे डीसी करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मेरे पास लोकेशन भी है या नहीं है, इससे भी मैटर नहीं करता। लेकिन इनमें से अगर मुझे कोई भी एक फ्रेंचाइजी जिसको सबसे पहले रीच आउट करूंगा मैं, वो कौन सी होगी? अगर पहले रीच आउट करना है मुझे पर्सनली, तो मैं अभी भी टाटा या जियो के साथ ही जाऊंगा, बिकॉज लोगों ने इनका नाम सुना हुआ है ऑलरेडी। अगर इन फ्यूचर मैं एक अज्यूम कर रहा हूं कि 5,000 चार्जर मेरे कंट्री में आज हैं स्टैटिक के और 1,000 ही है टाटा के,
मान के चल रहा हूँ, फिर भी टाटा जहां लगा रहेगा ना, ट्रस्ट टाटा पे ही जाएगा, कस्टमर ज्यादा वहां जाएंगे। कस्टमर वहां पे खिंच के आएंगे, चाहे बहुत अच्छा काम किया हो स्टार्टिंग में। इसमें प्रॉब्लम है, मैं पर्सनली चाहता हूँ न्यू कंपनीज ग्रो हो, ये मेरी पर्सनल है कि भाई नई कंपनी को भी तो मौका मिले, वो भी तो कुछ बड़े। पर है ये माइंडसेट है लोगों का कि भाई ट्रस्ट, टाटा तो सब जानते हैं, घर बच्चा बच्चा जानता है टाटा, तो वो टाटा के पास ही जाएगा। तो मैं पर्सनली ट्राई यही करूंगा कि मैं टाटा पे जाऊं, मैं जियो पे जाऊं, और मैं थोड़ी सी उनसे बात करूं, समझूं कि वहां मेरी कॉस्टिंग क्या आ रही है। जब मैं एक बार सारी चीजें वहां पे समझ लूं, देन हो सकता है मैं ट्राई करूं स्टैटिक या चार्जोन या किसी और पे, एंड मैं कंपेयर करूं कि मेरे लिए क्या बेटर आ रहा है मेरी लोकेशन पे। अगर मेरी लोकेशन पे मुझे टाटा बेटर दे पा रहा है या दोनों सेम दे पा रहे हैं, तो मैं टाटा चूज कर लूंगा या मैं जियो चूज कर लूंगा। लेकिन हाँ, कंपैरिजन के बाद स्टैटिक बेटर निकल के आ रहा है, तो मैं मे बी हो सकता है मैं स्टैटिक पे ही जाऊं। राइट, नहीं आई थिंक ये अच्छा पॉइंट बोला, कस्टमर जो ट्रस्ट की बात है ना, बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई ईवी अपनी लेके जा रहा है चार्ज कराने और उसको श्योर नहीं है कि पता नहीं कहीं मेरी गाड़ी नहीं खराब कर दे, बिल्कुल, मेरी गाड़ी की बैटरी नहीं खराब हो जाए, क्योंकि बैटरी बहुत महंगी आती है, तो उस केस में टाटा का या जियो का डेफिनेटली एक अपर एंड रहेगा। तो उस पॉइंट से यस, डेफिनेटली इट मेक सेंस। मुझे तो, मैं अगर आपको बताऊं, मैं जितना भी आपसे सुना है ना, मुझे सुन के ऐसा लगा है कि बिजनेस में दम तो है, लेकिन इसमें ना टेक्नोलॉजी की जो रिस्क है ना, वो मुझे एक लग रही है। क्योंकि मैंने आज अगर चार्जर खरीद लिया, सब खरीद लिया, अब पता लगा कि बिजनेस मेरा चालू हो गया, 2 साल हो गए, ब्रेक इवन भी हो गया, अब पता लगा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, बिल्कुल नए तरह के चार्जर आ गए मार्केट में। करेक्ट। तो या तो मुझे कहीं से ये सपोर्ट मिले कि जो जिस फ्रेंचाइज से मैंने लिया था वो उसको रिप्लेस करे और थोड़ा सा ना कॉस्ट उसका बेयर करे। सारा कॉस्ट अगर मैं बेयर करूंगा, 3 साल बाद अगर चार्जर रिप्लेस किया मैंने, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल मैं कैसे सरवाइव करूंगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जितनी भी कंपनीज हैं, इनको भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि उनको ऐसे मेरे जैसे लोग कहाँ मिलेंगे। क्योंकि इसमें अगर मैं सारा, आप दारमदार उसके ऊपर डाल रहे हो, एंटरप्रेन्योर के ऊपर डाल रहे हो कि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी करे, उसके लिए लोन भी ले, बाद में सब हम उसमें अगर कोई चार्जर में प्रॉब्लम होती है तो भी हम सपोर्ट नहीं कर रहे, एक सारा खर्चा वही बेयर कर रहा है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री तो फिर मतलब उतनी अट्रैक्टिव नहीं रह जाएगी। तो अगर मैं, मतलब ऐसा रह जाएगा कि लोगों की डिमांड है पर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो हो सकता है इन फ्यूचर में भी एक बेटर कंपनी आए, या फिर इनको ही अपनी पॉलिसीज चेंज करने पड़े। धीरे धीरे इनको ही करना पड़ेगा। जब ये भी प्रॉब्लम फेस करेंगे कि यार बिजनेस करने के लिए लोग रेडी हैं, लेकिन शायद हम ही बेटर सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से लोग नहीं आ रहे हमारे तरफ। तो हो सकता है कोई नई कंपनी आए, उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो आके बोलेगी कि भाई हम कॉस्ट बेयर करने के लिए रेडी है, हम सब कुछ करके देंगे। तो इन कंपनीज को भी ये चीजें समझ आएंगी, और जियो तो इसमें खैर है ही बेस्ट। और मुझे एक ये भी समझना था आपसे, मेरा लास्ट क्वेश्चन है मोहित, कि जो फ्रेंचाइज हैं जैसे टाटा है या जियो है, ये लोग का इनकम कैसे होगा? इससे चार्जर बेच के होगा? ये अलग अलग टाइप से काम कर रहे हैं। पहला ये है कि जब ये डिस्कॉम का हम जो मार्जिन रख रहे हैं कि 10 रुपए में मुझे बिजली मिल रही है, इसमें ये अपनी कॉस्टिंग ऐड करते हैं। मतलब 2 टाइप है, या तो वो वहां अपनी कॉस्टिंग ऐड करेंगे, या फिर जो एंड में रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू में से आपसे शेयर ले लेंगे। ये दो चीजों में से एक चीज होगी आपके साथ, ये आपको उनसे डिस्कस करना है, वही बताएंगे। अगेन ये पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन और लोकेशन टू लोकेशन, ये इससे वेरी करता है। राइट। तो इनका मेन बिजनेस तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिकेगी उतना ज्यादा ही इनका खुद का कमीशन होगा, या तो अपफ्रंट वो कमीशन होगा, या तो बाइंग प्राइस में होगा, या फिर आपके मार्जिन से लेंगे। वो मार्जिन से ही होगा। अच्छा, बाइंग प्राइस तो है ही। कि हमने स्टार्टिंग में जो मैंने एक एज अ कंपनी आपको हेल्प की बिजनेस बनाने में, तो मैं वहां पे तो कॉस्ट आपकी निकाल ही ले रहा हूँ। कि जो हमने स्टार्ट में बात की, आपको खुद से अगर वो स्टेशन स्टार्ट करना था तो कम कॉस्ट आ रही थी, वो ज्यादा क्यों हुई? मैंने आपकी हेल्प की, मैंने पैसा निकाल लिया। लेकिन वो तो सिर्फ वन टाइम हो गई ना। रिकरिंग क्या है कि या तो मैं आपके मार्जिन में ही अपना ऐड कर दूं, या फिर जो एंड में रेवेन्यू आ रहा है उसमें से कुछ मैं शेयर कर दूं। आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में मैंने एक एक्स अमाउंट ऑफ % अपना रख लिया और बाकी आपको तो दे वो दिया। कितना होता है? ये फिक्स्ड नहीं है, और हर कंपनी का अलग है, और ये हर चीज पे डिपेंड करेगा, लोकेशन पे डिपेंड करेगा, चीजों पे डिपेंड करता है। फिक्स नहीं है ये। राइट, ठीक है। तो आई होप मेरे व्यूअर्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो। मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने मिला है आज मोहित आपसे, कि कैसे ये ईवी चार्जिंग जो बिजनेस है इवॉल्व हो रहा है। मेरे हिसाब से वो उन बिजनेसेस में से है जो
समय लगेगा इवॉल्व होने में, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बिल्कुल जो लोग शायद जल्दी घुस जाएं इसमें, उनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मिले। और अगर आपको अगर हमें लगता है कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो हमने कवर नहीं करे हैं, तो हम लोग पार्ट 2 भी इसके लिए बना सकते हैं। मोहित, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर लिए। इनवाइट करने के लिए। एंड आई होप लोगों को ये पसंद आए। बिल्कुल। एंड अगर उनके कोई क्वेश्चन होंगे तो हम फिर से करेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए। और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।